हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज ले आया हूं आपके लिए पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का एक और लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस किस बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल पर नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करोगे तो क्या ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचेगी, आपके फ्रेंड्स तक पहुंचेगी, तो आपके फ्रेंड्स भी पीपीटी के माध्यम से अच्छी स्टडी कर सकेंगे। ठीक है, हम इस चैनल पे मतलब बीएससी नर्सिंग सारे लेक्चर्स लेके आएंगे। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ए टू जेड। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हमें सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इज अ क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज कोज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, पल्मोनरी जो ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है, एक प्रकार की क्या होती है, क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज होती है, जिसके किसके कारण होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण होती है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, किसके कारण, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण। ये क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज होती है। क्रोनिक मतलब लंबे समय के लिए, एक्यूट मतलब कम समय के लिए। ठीक है, तो ये क्रोनिक होती है लंबे समय के लिए। प्राइमरी अफेक्टिंग टू द लंग्स। ठीक है, इसका जो अफेक्ट करती है प्राइमरी, वो किसको अफेक्ट करती है, लंग्स को अफेक्ट करती है हमारे। बट इट कैन ऑल्सो स्प्रेड टू द अदर ऑर्गन्स। पर कुछ मतलब उसमें क्या होता है कि अदर जो ऑर्गन्स होते हैं ना, उसको भी इसमें भी स्प्रेड हो सकती है, उसको भी अफेक्ट कर सकती है जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है वो। टीबी स्प्रेड मेनली वाया एयर ड्रॉप, एयरबोर्न ड्रॉप्स, ड्रॉपलेट्स। टीबी स्प्रेड का ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड कैसे होती है, एयर जो बोर्न एयर हवा के माध्यम से, जो एयरबोर्न जो ड्रॉपलेट्स होती है ना, वो हवा के माध्यम से ये होती है। वेन इन अ पर्सन विद एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस कफ और स्नीजिंग। ठीक है, जो एक पर्सन होता है जिसके अंदर टीबी का जो एक्टिव पल्मोनरी टीबी अगर उसके अंदर है प्रेजेंट, तो वो अगर कफ करेगा या स्नीज करेगा तो वो क्या दूसरे पर्सन तक फैल सकता है, किसके द्वारा, एयर के द्वारा, हवा के द्वारा। ठीक है, और के अंदर हम देख लेते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इज अ कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट इन्वॉल्व्स द लंग्स, इट मैन स्प्रेड टू द अदर ऑर्गन्स। ठीक है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है, कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कंटेजियस मतलब एक से दूसरे के उसमें फैलने वाली जो बीमारी होती है उसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है। ठीक है, एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलती है, एयर ड्रॉप के द्वारा। ठीक है, कोई से भी पर्सन है उसको टीबी है, टीबी की बीमारी है, अगर वो एकदम खांस देगा या छींक देगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, हवा में वो बैक्टीरिया चले जाएंगे। कौन से बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। वो हवा में चले जाएंगे, उसमें क्या फिर दूसरा पर्सन कोई इनहेल कर लेगा उसको, तो उसको भी टीबी होने के चांसेस है। ठीक है, ऐसे फैलता है टीबी और ऐसे होता है ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। देन इटियोलॉजी, देन कॉजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव एजेंट जो होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है जो कि एसिड फास्ट बेसिलाई है, बेसिलस है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के कारण ये ट्रांसमिट होता है। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, क्लोज कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, रिस्क फैक्टर है, अगर आप किसी भी पर्सन के पास हो, अगर उसको ट्यूबरक्लोसिस है तो आपको होने के चांसेस हो सकते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट, जैसे एग्जांपल एचआईवी एड्स या कैंसर। ठीक है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है इसके होने के। माल न्यूट्रिशन की कमी से भी हो सकता है हमें पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पोवर्टी एंड ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशन। ठीक है, इसके कारण भी हो सकता है रिस्क फैक्टर। हेल्थ केयर वर्कर्स एक्सपोजर टू टीबी पेशेंट। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस के कारण हो सकता है। सब्सटेंसेस एब्यूज, जैसे अल्कोहल और ड्रग यूज के ड्रग्स लेते हैं तो उसको भी रिस्क फैक्टर होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होने के। देन पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं कैसे होता है। तो पैथोजन इंटर लंग्स, इनहेल और ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, पैथोजन जो होते हैं, माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ना, वो हमारे यहाँ से पैथोजन हमारे लंग्स से इंटर करेगा अंदर, या तो इनहेल के द्वारा या ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स, उसके बाद क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा। रिलीज इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, जो इन्फ्लामेटर मेडिएटर्स होते हैं ना उसको रिलीज करेगा ये। एल्वोलाई फिल्स विद एक्सुडेट्स, डब्ल्यूबीसी एंड फ्लूइड्स, कॉन्सोलिडेशन। ठीक है, कॉन्सोलिडेशन हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाती है, जो एल्वोलाई होती है ना उसके अंदर क्या हो जाता है, वो फील हो जाती है, किससे, एक्सुडेट से। एक्सुडेट मतलब कि जो पस हो जाता है, उस पस हो जाना या फिर फ्लूइड हो जाना, वहां पे फ्लूइड जमा हो जाएगा, फील हो जाएगी एल्वोलाई।
फिर डब्ल्यूबीसी एंड फ्लूइड्स जमा हो जाएगा, जिसके कारण कंसोलिडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इम्पेयरमेंट गैस एक्सचेंज, फिर हाइपोक्सिया हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी गैस चेंज होने की है वो गैस चेंज अच्छे से नहीं हो पाएगी, फिर हाइपोक्सिया हो जाएगा, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, इफ अनट्रीटेड में लीड टू ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और सेप्सिस। ठीक है, ये होने के चांसेस है, तो फिर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा वहाँ पे। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर हम देखते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन परसिस्टेंट कफ हो सकता है, अगर 3 वीक से ज़्यादा अगर हुए तो परसिस्टेंट कफ में हमें पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिल सकता है। हेमोफाइसिया, कफ अप ब्लड। ठीक है, जो कफिंग होगी उसके साथ ब्लड आने लग जाएगा। फीवर स्पेशली इन इवनिंग। ठीक है, दिन में फीवर आने के चांसेस है। नाइट स्वेटिंग, नाइट में आपको पसीना आएगा। फटीग एंड वेटनेस हो सकता है। चेस्ट पेन हो सकता है। वेट लॉस एंड एनोरेक्सिया हो सकता है, और ब्रेस्टलेसनेस हो सकता है इन सीवियर केसेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर आ जाती है। देन डायग्नोज कैसे करेंगे? हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम से डायग्नोज कर सकते हैं, स्पूटम एग्जामिनेशन से कर सकते हैं, और जीहल निल्सन स्टेनिंग जो होता है, एसिड फास्ट बेसिलाई जो टेस्ट होता है ना, उसके कारण हम पहचान सकते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। CBNAAT, ठीक है, और जेनेक्सपेक्ट डिटेक्ट रिफाम्पिन रेसिस्टेंस। ठीक है, इससे भी हम टेस्ट कर सकते हैं। मेंटुएक्स टेस्ट ट्यूबरकुलाई स्किन टेस्ट। ठीक है, स्किन टेस्ट होता है ट्यूबरकुलाई का। चेस्ट एक्सरे जैसे कैविटी लेजन्स इन इनफिल इनफिल्ट्राटेस। ठीक है, इसके कारण भी हम चेस्ट एक्सरे से चेक कर सकते हैं कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे। ठीक है, जो IgRA जो होता है ना, उसके कारण उससे भी हम चेक कर सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस को। ब्लड टेस्ट से CBC कर सकते हैं, या ESR करा सकते हैं, HIV टेस्टिंग करा सकते हैं इफ नीडेड में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इससे डायग्नोस कर सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस को। देन ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट आ जाता है। तो स्टैंडर्ड एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट में अंडर डॉट्स जैसे डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, ये दे सकते हैं पेशेंट को। इंटेंसिव फेज मंथ 2। ठीक है, मंथ 2 में इंटेंसिव फेज जैसे HRs में आइसोनिडाइज, रिफाम्पिन, पेराजिनामाइड और इथाम्ब्यूटोल, ये सारी ड्रग्स हम दे सकते हैं। कंटिन्यूएशन फेज 4 मंथ। ठीक है, कंटिन्यूस 4 मंथ तक दे सकते हैं। HR आइसोनिडाइज और रिफाम्पिन 4 मंथ तक हमें देना है। ड्रग रेसिस्टेंट TB, MDR और ZRS रिक्वायर्ड सेकेंड लाइन ड्रग, केनामाइसिन, लिवोफ्लोक्सन और बेडाक्यूनिलिन। ठीक है, अगर ये सारी ड्रग उसको नहीं लग रही है, ये वाली 4 ड्रग HRG नहीं लग रही है, तो उसको हम कौन कौन सी सेकेंड लाइन ड्रग में हम कौन कौन सी देंगे? केनामाइसिन और लेवोफ्लॉक्स और बेडक्यूलिन, ये सारी ड्रग्स हम सेकेंड लाइन ड्रग में दे सकते हैं पेशेंट को। देन सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है? सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है रेयर बट मैनी इंक्लूड। ठीक है, रेयरली होता है सर्जिकल, लेकिन अगर हो रहा है तो लेबेक्टोमी करवा सकते हैं, और न्यूमोनो 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 न्यूमोनेक्टोमी। ठीक है, फॉर मैसिव हेमोफाइसिया नॉन रिस्पॉन्सिव TB। ठीक है, हम अगर सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? लेबेक्टोमी करवा सकते हैं और न्यूमोनेक्टोमी करा सकते हैं पेशेंट को। डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट प्रोवाइड करेंगे। एडिक्वेट विटामिन, स्पेशली विटामिन B कॉम्प्लेक्स और A और C विटामिन। ठीक है, हम ये पेशेंट को डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड करवाएंगे। इंक्रीज फ्लूइड इंटेक। ठीक है, फ्लूइड ज़्यादा लो पेशेंट से बोलेंगे डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर, और अवॉइड एल्कोहल एंड स्मोकिंग के लिए बोलेंगे। स्मॉल फ्रीक्वेंस मील एंड प्रिवेंट वेट लॉस। ठीक है, वेट लॉस के लिए बोलेंगे, और छोटे छोटे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लें। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं। असिस्मेंट में मॉनिटर वाइटल साइंस, रेस्पिरेटरी रेट और वेट चेक करना है असिस्मेंट में। असिस्ट फॉर साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, हेपेटोक्सिटी तो नहीं हो रहा है पेशेंट को, हम देखेंगे साइड इफेक्ट नहीं हो रहा कोई सा भी ड्रग का। नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज पर शेड्यूल। ठीक है, जो डोट्स होते हैं उसको पर शेड्यूल पेशेंट को मेडिकेशन देना है। आइसोलेट द पेशेंट ड्यूरिंग एक्टिव फेज। ठीक है, एक्टिव फेज है तो आइसोलेट करके रखना है, पेशेंट को बाहर नहीं जाने देना है।
एजुकेट अबाउट कफ इटिक्यूट एंड पर्सनल हाइजीन, ठीक है। पर्सनल हाइजीन एंड कफ इटिक्यूट मतलब कफ जो होता है वो थूकने के लिए बोलेंगे, पेशेंट को एजुकेट करवाएंगे। इंकरेज रेस्ट एंड प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशनल, मॉनिटर फॉर एडवर्स ड्रग इफेक्ट, सपोर्ट इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग, ठीक है। पेशेंट को मेंटल वेलबींग और इमोशनल सपोर्ट करेंगे। एजुकेट पेशेंट फैमिली एंड कंप्लीटिंग फुल ट्रीटमेंट कोर्स, रिफर टू टीबी प्रोग्राम एग्जाम्पल RNTCP इन इंडिया, ठीक है। टीबी प्रोग्राम जो होता है, ट्यूबरक्लोसिस जो प्रोग्राम होता है उसके लिए रिफर करवाएंगे अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो। एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हेल्थ एजुकेशन, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग एंटीबायोटिक कोर्स, ठीक है। एंटीबायोटिक जो कोर्स है उसको कंप्लीट करने के लिए बोलेंगे कि 6 मंथ की दी है, 4 मंथ की दी है तो उसको 4 मंथ ही आपको लेना है। स्मोकिंग सीजन, ठीक है, स्मोकिंग करने के लिए बिल्कुल मना करेंगे। रिस्पायरेटरी हाइजीन, कवरिंग माउथ एंड वेन कफिंग, ठीक है। जब कफ आए उसको या खांसे हो तो उसको माउथ की कवर करवाने के लिए उससे बोलेंगे, ताकि जो टीबी का बैक्टीरिया है वो हवा में ना फैले। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए BCG वैक्सीन एट बर्थ लगवाएंगे। BCG वैक्सीन हमें ट्यूबरक्लोसिस के लिए ही होती है, एट बर्थ जब बच्चा पैदा होता है उसका उसमें वो लगती है। ईयरली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। स्क्रीनिंग ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस करवाना है। गुड वेंटिलेशन इन होम एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है, वेंटिलेशन अच्छा रखना है। ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर आता है। यूज ऑफ मास्क बाय एक्टिव टीबी पेशेंट, ठीक है। जो पेशेंट है एक्टिव टीबी का उसके अंदर क्या करवाना है, मास्क को यूज करना है उसके ऊपर, ठीक है। उससे बोलना है कि आप कहीं पे भी जा रहे हो या अंदर भी हो तो मास्क लगा के रखो कि अगर आपको कफ आए तो वो दूसरों का ना फैले, ठीक है। ये सारी चीजें। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको तुरंत मिले। थैंक यू।